हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ इग्नू एमकॉम असाइनमेंट IBO 6 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं IBO 1 के ऑलरेडी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस एक क्वेश्चन में हमसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम सीरीज वाइज क्या है इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा गया हमसे, व्हाट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताएंगे, फिर वो सर्कमस्टांसेस बताएंगे जहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किए जाते हैं, और फिर बताएंगे कि किस तरह से जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि क्या होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहाँ यूज़ किए जाते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज यूज फॉर हैजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फॉर फ्यूचर सेटलमेंट। तो फ्यूचर सेटलमेंट में अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क इतना ज़्यादा ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं। फिर उसने पूछा है कि डिफरेंस क्या है किस किस में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैंने इस तरह से एक टी चार्ट के फॉर्म में दोनों का डिफरेंस बताया है। सबसे पहले मीनिंग कि क्या होता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल में होते क्या है, ये कैसे ट्रेड किए जाते हैं, इनको सेटलमेंट किस तरह से किया जाता है, किस में कितना रिस्क है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे हैं, इनमें साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है या नहीं होता, कोलेट्रल रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, मेच्योरिटी कब होती है, रूल्स रेगुलेशन लिक्विडिटी, इन सब के बारे में बताया। तो जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को उसी अकॉर्डिंग हमें चलना होता है सीरीज वाइज। जैसे पूछा है कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बारे में बताना है, कहाँ यूज़ किए जाते हैं फिर बताना है, फिर लास्ट में अगर डिफरेंस पूछा गया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से तो वो बताना है। ऐसे अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो जो एग्जामिनर है उसको भी लगेगा कि क्या इन्होंने आंसर सही सीरीज में सही ढंग से नहीं दिया है। फिर है क्वेश्चन आपका, व्हाट आर फ्लोटिंग रेट नोट्स, एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे, पार्ट ए जिसमें वो क्वेश्चन पूछा था, पार्ट बी व्हाट आर फ्लोटिंग रेट नोट्स। देखिए इसीलिए जो पार्ट ए है, क्योंकि वो 10 मार्क्स का दिया तो इसलिए मैंने बहुत बढ़ा के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं बताया है। अगर यही 20 मार्क्स का होता तो हम इसकी लेंथ बढ़ाते। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स भी हमें क्या करना है, अपनी लेंथ रखनी है, क्योंकि अगर हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की या 5 मार्क्स के क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा रख देंगे तो फिर हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लेंथ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है वो क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या बताना है, जो इसका पार्ट बी है कि फ्लोटिंग रेट नोट्स क्या होते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में बोला है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम। देखिए ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में आपको कहीं से भी नेट से मिल जाएगा, आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है। तो आप जहाँ से चाहें, चाहे नेट से देख सकते हैं, चाहे आप जो मैंने आंसर लिखा है वो लिख सकते हैं, पर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो बुक और नेट दोनों की मदद ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताया है कि ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है और किस तरह से इसका एंड हुआ। अब इसका पार्ट बी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो बताना है, और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो बताने हैं। तो देखिए आप, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा 5 मार्क्स का भी नहीं है। तो 5 मार्क्स में हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताएंगे, और 5 मार्क्स में हम क्या करेंगे, जो इसके कॉम्पोनेंट्स है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके मेन कंपोनेंट्स आपको पता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा करंट अकाउंट,
फिर है हमारा कैपिटल अकाउंट, सेकंड कंपोनेंट्स हमारा कैपिटल अकाउंट है, और थर्ड हमारा आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंट। तो इस तरह से इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने बता दिया। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट एंड इन व्हाट सिचुएशन इट ऑपरेट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने मीनिंग लिखा है आपको कि इकोनॉमिक फिशर इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया है डिटेल में, और फिर जब उसने पूछा है कि ये किस तरह से काम करता है तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन व्हाट सिचुएशन इट ऑपरेट्स, तो नीचे नीचे इसके बारे में बता रखा है कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, शॉर्ट रन में कहाँ यूज़ किया जाता है, लॉन्ग रन में कहाँ यूज़ किया जाता है। फिर इसका पार्ट भी है एक्सप्लेन हाउ करेंसी फ्यूचर्स मे बी अ गुड हैजिंग टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, जो करेंसी फ्यूचर है उसके बारे में बताना है कि किस तरह से एक ये गुड हैजिंग टेक्निक है जिससे रिस्क जो है हमारा कम हो जाता है। तो करेंसी फ्यूचर के बारे में बताना है कि एक्चुअल में होता क्या और किस तरह से हमारी मदद करता है रिस्क को कम करने में। और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बहुत इजीली बताया हुआ है। आप इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। तो सबसे पहले आपको एपीवी के बारे में बताना है कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक होती क्या है। हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो बाकी की टेक्निक्स हैं उससे ये जो एपीवी टेक्निक है वो कैसे अलग है, कैसे यूनिक है, इसके बारे में बताना है। वाई इट इज़ सूटेबल फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो अगर ये डिफरेंट होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ज़्यादा बेनिफिशियल है तो हमें बताना है कि किस तरह से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हमारी मदद करती है, कैसे सूटेबल है। तो सबसे पहले एपीवी के बारे में बता देंगे कि क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसकी वैल्यू। फिर उसका आगे डिफ्रेंशिएट क्या रखा है कि डब्ल्यू से कैसे नहीं मिलती है, जो बाकी के आपके हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है। एनपीवी से किस तरीके से डिफरेंट है। फिर आगे इसकी सूटेबिलिटी बताई है मैंने कि किस तरह से जो है एपीवी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजर के लिए बेनिफिशियल होती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। तो आपको सबसे पहले इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि ये होता क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, विच ऑफ द gains from centralization of cash management are related to foreign exchange transactions cost। तो पहले आपको बताना है कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझना है कि इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर बताना है कि कौन कौन से गेन होते हैं हमें जब हम सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं किसके, कैश मैनेजमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट के बारे में बताया, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको अपने क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी है तो। फिर बताना है कि सेंट्रलाइजेशन से कैसे फ़ायदा होता है, तो आगे सेंट्रलाइजेशन के बारे में बता रखा है।
तो इस तरह से पूरी डिटेल्स में बता रखा है इस क्वेश्चन को। तो आई होप कि आपको ये असाइनमेंट समझ में आए और आप इससे अच्छे से अपना असाइनमेंट बना सके। आप चाहें तो इसमें कुछ एडिटिंग अपनी तरफ से कर सकते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक हो सकता है मैंने इस क्वेश्चन को, इस असाइनमेंट को पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। पर फिर भी आप एक बार नेट से जाके और अपने बुक्स की हेल्प से इसको और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसका पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अरेंजमेंट टू डील विद डाइवर्स रिस्क इन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। तो बताने आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम अपने जो रिस्क है उनको डाइवर्स कर सकते हैं। कब? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में। फर्स्ट है आपका बिड बॉन्ड, सेकेंड है एडवांस पेमेंट गारंटी, थर्ड है आपका परफॉर्मेंस गारंटी, फोर्थ है आपका गारंटी फॉर रिलीज ऑफ रिटेंशन मनी, फिफ्थ है गारंटी फॉर ओवरसीज बोरोइंग्स, सिक्स है रिस्क कवरेज प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, एंड सेवंथ है आपका अदर फैसिलिटीज अवेलेबल टू एक्सपोर्टर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हों और आप इनसे असाइनमेंट अच्छे से बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।